नमस्कार दोस्तों, भारत नीति अधिकारी में आप सबका स्वागत है। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी ने सिर्फ हमारे स्कूल्स नहीं, हमारे सोचने का तरीका भी बदल दिया। एक ऐसा केयरफुली डिजाइन सिलेबस ने हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को आउटडेटेड फिलॉसफी में बदल दिया और अंग्रेजी स्कूलों ने हमारे बच्चों को अपने इतिहास से अनजान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शिक्षा का बदलाव नहीं था, ये था सोच का बदलाव, पहचान का बदलाव। अंग्रेजों ने सिर्फ एक नया सिलेबस नहीं बनाया, उन्होंने एक नई जाति बना दी। ऐसे लोगों से जुड़ी हुई जाति जो देखने में भारतीय जरूर थे, पर सोच में पूरी तरह अंग्रेज। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे मैकेलॉय के क्लासरूम से निकले तीन सबसे बड़े ब्राउन साहेब, राजा राम मोहन रॉय, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जिनसे भारत का रास्ता तो तय हुआ, लेकिन भारत अपनी ही सभ्यता से दूर चला गया। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जो फिरंगियों ने लिखा था और हमने उसे सच कर दिखाया। ये है द राइज ऑफ ब्राउन साहेब। दोस्तों, इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म के नाम पर अपनी सभ्यता को विलायती नजरिए से देखना शुरू कर दिया और कैसे गांधी ने लंदन के विक्टोरियन वैल्यूज को अपने धर्म का रूप दे दिया और कैसे नेहरू ने आजादी के बाद भी ब्रिटिश सिस्टम को ही मॉडर्न इंडिया का मॉडल बना दिया। ब्राउन साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिक वायरस है जो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सोच और अंग्रेजी अप्रूवल को प्रोग्रेस समझता है, जो अपने ही देश को दूसरों की नजर से जज करता है और धर्म को सुपरस्टिशन और सभ्यता को बैकवर्डनेस कहता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सोच आज भी जिंदा है, मीडिया में, एकेडमिया में और हमारे अंदर भी। ये सोच डेमोक्रेसी के नाम पर डिसीजन लेती है, एजुकेशन के नाम पर हिस्ट्री लिखती है और सेक्युलरिज्म के नाम पर धर्म तोड़ती है। और इसीलिए इस एपिसोड में आप सिर्फ इतिहास नहीं देखोगे, आप एक मिरर देखोगे, एक आईना जिसमें हमारे अंदर छुपा हुआ ब्राउन साहेब सामने आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन लोगों को ब्राउन साहेब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रंग इनका था भारतीय पर सोच पूरी तरह से अंग्रेज थी। 1835 में लॉर्ड मैकेलॉय ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था ऐसे लोग पैदा करने का जो दिखे हमारे जैसे पर सोचे विलायती, और ये प्लान 100% सक्सेसफुल हुआ। एक बात तीनों में बिल्कुल कॉमन थी, तीनों ने अपनी तालीम, जो कि एजुकेशन है, ब्रिटेन से ली थी। राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी एजुकेशन को सिविलाइज सोसाइटी का दर्जा दे दिया। गांधी ने लंदन में बैरिस्टर बनकर अपनी सोच गाड़ी और नेहरू ने हैरो और कैम्ब्रिज में ब्रिटिश एलीट कल्चर सीखा। तीनों ने अपनी सोच उस फैक्ट्री में तैयार करवाई जहां भारत के लिए नहीं, एम्पायर के लिए लीडर्स बनाए जाते हैं। कि यही लोग थे जो अंग्रेजी नजरियों को इंडियन वॉइस के रूप में पेश करते थे। दोस्तों, अब हम उस फेज में पहुंचते हैं जहां ब्रिटिश राज ने एक नया खेल खेला, मॉरल रिफॉर्म्स का, और इस गेम का पहला फेस बना दिया गया राजा राम मोहन रॉय को। एक ऐसा इंसान जिसे टेक्स्ट बुक्स में कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, लेकिन असल में वो ब्रिटिश इमेज बिल्डिंग का पहला पोस्टर बॉय था। 1828 से 1835 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक के दौरान राजा राम मोहन रॉय ने उनके सबसे बड़े रिफॉर्म एलाई के रूप में सामने आए। सती प्रथा पहले से ही बंगाल में घट रही थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूरे बंगाल में सिर्फ साल भर में तकरीबन 500 से 600 केसेस होते थे। पर ब्रिटिश राज को अपना सिविलाइजिंग मिशन जस्टिफाई करना था, तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को फेस बना दिया, एक ऐसा हिंदू रिफॉर्मर जो उनके मॉरल एजेंडा को सूट करता था। 1829 में लॉर्ड बेनेटिक ने सती रेगुलेशन 17 पास किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला कि
वी हैव सेव्ड द इंडियन वुमेन। जबकि सच बात यह है कि ये था एक पॉलिटिकल मूव, एक मॉरल कवर, जिसमें रॉय का नाम सिर्फ पोस्टर था। 1823 में राजा राम मोहन रॉय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहेरिस्ट को पेटिशन लिखा था। उन्होंने कहा था कि द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ought to be the promotion of a more liberal system of instruction, embracing the mathematics and the natural philosophy। यानी वो अंग्रेजी पढ़ाई और वेस्टर्न साइंस को इंडियन फिलोसफी के ऊपर से मान रहे थे, इंडियन फिलोसफी से ऊपर मान रहे थे। ये बात एग्जैक्टली मैकेलॉय की 1835 वाली मिनट को पेव कर रह गई। मैकेलॉय ने बस सिस्टम लिखा, रॉय ने उसके लिए माइंड्स रेडी कर दिए थे। एक तरह से वो पहले ही मैकेलॉय बिफोर मैकेलॉय बन चुके थे। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, एक मोनोएस्थेटिक मूवमेंट जो हिंदू डेटीज और रिचुअल से डिस्टेंस रखता था। उनके थॉट्स क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म से इंस्पायर्ड थे। ब्रिटिश मिशनरीज कहते थे इवन एजुकेटेड हिंदूज रिजेक्ट आइडल वर्शिप। यानी राजा राम मोहन रॉय अनजाने में ब्रिटिश मॉरल नैरेटिव का प्रूफ बन गए। अब बात करते हैं मैकेलॉय के सबसे सफल प्रोडक्ट की, मोहनदास करमचंद गांधी। लंदन का बैरिस्टर, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सिस्टम का पार्ट और भारत में महात्मा। उन्होंने अहिंसा और सिंप्लिसिटी को धर्म बना लिया अपना, पर उस धर्म ने भारत को कमजोर कर दिया। मॉरल लगता था ये रास्ते पर, असल में तो ये था सुसाइडल। गांधी ने कहा आई लर्नड ट्रू सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड, और वहीं से उन्होंने सीखा कि मॉरल सुपीरियोरिटी का नाम है गिल्ट और सैक्रिफाइस। चेहरा था भारतीय, सोच पूरी तरह से विलायती। अहिंसा के नाम पर उन्होंने एक ऐसी बाउंड्री बना दी जहां अधर्म से लड़ना भी पाप लगने लगा। जहां राम धनुष उठाकर धर्म बचा रहे थे, वहां गांधी ने तलवार उठाने वालों को असुर बना दिया। आजादी के बाद जब भारत को अपना रास्ता चुनना था, तब दो दृष्टिकोणों तब दो दृष्टिकोण टकरा रहे थे। एक था नेहरू का अंग्रेजी मॉडल और सरदार पटेल का मूल भारतीय ग्राउंडेड मॉडल। पटेल आयरन हैंडेड ऑर्गेनाइजर, जुनून से राज्यों को जोड़ रहे थे। कैम्ब्रिज ट्रेंड नेहरू आइडियलिस्ट, प्लानिंग कमीशन और सोशलिज्म के ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी पटेल के पक्ष में थी, 12 कमेटियां 15 में से। उन्हें चाह रही थी कि वो पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में आए, पर गांधी ने एक लाइन लिखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू विल बी माई चॉइस, और बस गेम पलट गया, डेमोक्रेसी खत्म। ये सोर्स है कांग्रेस रिकॉर्ड्स 1946, मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम चैप्टर 10। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुछ और किस्से सुनिए बापू जी के, या फिर स्टेप बापू जी के। 1931 में भगत सिंह फांसी का इंतजार कर रहा था। गांधी लंदन कॉन्फ्रेंस में मौन करके बैठे थे। एक तरफ बलिदान था और दूसरी तरफ चुप का धर्म। जब दुनिया मशीन बना रही थी, गांधी ने भारत को चरखे तक ही सीमित रखा। उनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पाप था और गरीबी पवित्रता। उन्होंने फैक्ट्री के बदले आश्रम का सपना दिया और देश को एक सदी पीछे भेज दिया। साइंस और मेडिसिन पर भी उन्होंने वही सोच दिखाई। पत्नी कस्तूरबा जब बीमार थी, उन्होंने वैक्सीन और इंजेक्शन उन्हें देने से मना कर दिया, क्योंकि वो वेस्टर्न मेडिसिन के विरुद्ध थे। और जब खुद की बीमारी की बात आई, दवा और इंजेक्शन सबसे पहले ले लिया गया। ये था उनके महात्मा पंथ की असलियत, दूसरों के लिए त्याग और खुद के लिए राहत। 1920 में खिलाफत मूवमेंट के लिए आंदोलन चालू किया, टर्की के खलीफा के लिए, भारत के लिए नहीं। यही था अपीजमेंट का बीज, जो बाद में पार्टीशन बन गया। और जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर गोली चला रहा था, गांधी ने 55 करोड़ रुपीस रिलीज करने के लिए फास्ट आंदोलन रख दिया। अपने ही देश पर प्रेशर और दुश्मन पर मौन, ये थी उनकी सो कॉल्ड अहिंसा की नैतिक नीति। पटेल फील्ड में इंटीग्रेशन कर रहे थे और नेहरू कश्मीर को यूएन ले गए, और गांधी ने हमेशा चुना वही
जो अंग्रेजी सोच के नजदीक था। उन्होंने कहा था, बंटवारा मेरी लाश पर होगा। पर जब देश बटा तो उन्होंने इजीली पीस का नाम दे दिया। एक आदर्श जो मरना सिखाता था पर लड़ना नहीं। ये था महात्मा का मॉरल पैराडॉक्स, जहां वीरता पाप और समर्पण शांति बन गया, जहां पटेल का काम मिटा दिया गया और नेहरू का नाम अमर कर दिया गया। उन्होंने देश को यूनिटी नहीं, सबमिशन सिखाई, और आज भी यही ब्राउन साहेब सोच हमारे सिस्टम में जिंदा है। अब बात करते हैं तीसरे ब्राउन साहिब की, एक ऐसे व्यक्ति जिसे ब्रिटिश एम्पायर का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। नाम था उनका जवाहरलाल नेहरू। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट, हैरो के प्रोडक्ट, और दिमाग से पूरी तरह फेबियन सोशलिज्म के मोल्ड। अंग्रेजी बोलता था जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, सोचता था जैसे लंदन क्लब का इंटेलेक्चुअल। भारत की मिट्टी से दूर पर अंग्रेजी नजरिए के बहुत पास। उन्होंने कहा, आई एम इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू बाय एक्सीडेंट। शायद वही था उनकी सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, कि वो अपने धर्म, अपने इतिहास और अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से कभी जुड़ ही नहीं पाए। बापू जी के किस्से तो सुन लिए, चलो दोस्तों अब जरा चाचा जी के किस्से सुन लें। वो चाचा जो बच्चों से प्यार करते थे पर देश के जवान और किसानों को सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट बना दिया, जो भारत को मॉडर्न बनाना चाहते थे पर उसका मॉडल पूरी तरीके से अंग्रेजी लिखकर चले गए। ये थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पर सोच थी वेस्टमिंस्टर जैसी। उन्होंने बोला मॉडर्न इंडिया, पर अंदर से एक इंपोर्टेड ब्लूप्रिंट। नेहरू के मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझा वेस्टर्नाइजेशन, प्लानिंग कमीशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सब अंग्रेजी टेम्पलेट से ही लिखे गए। भारत डेवलप नहीं, डुप्लीकेट हो गया। वो फेबियन क्लब के मेंबर थे और भारत बन गया उनकी सोशलिस्ट लेबोरेटरी का एक एक्सपेरिमेंट। नारा था गरीबी हटाओ, पर सिस्टम ने सिर्फ फाइल बढ़ाई और ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया। गोरा गया पर नेहरू ने उसका सिस्टम रखा, सिर्फ टोपी बदली, बट नियम, फाइल और एरोगेंस वही रखे। कॉलोनियल रूलर चला गया पर नेशनल बाबू आ गया। जब कश्मीर का सवाल उठा, पटेल चाहते थे सीधा कदम उठाना, पर नेहरू केस ले गए यूएन। पहली बार भारत ने अपने घर का विवाद दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का गीत गाया। जब चाइना बॉर्डर पर रनवे बना रहा था, तब तिब्बत उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया और भारत को मिला विश्वास के नाम पर अपमान, 1962 का अपमान। उन्होंने धर्म को सुपरस्टिशन कहा और सिविलाइजेशनल प्राइड को कम्युनलिज्म। एजुकेशन सिस्टम में इन्वेडर्स ग्रेट रूलर्स बन गए और अपने वीरों को टेक्स्ट बुक से मिटा दिया गया। हिस्ट्री लिखने वाले एकेडमिक्स ने उन्हीं ब्राउन साहिब यूनिवर्सिटीज से निकले हुए छात्र थे, जिन्हें नेहरू ने खुद फंड किया। नॉन अलाइनमेंट का दावा था, पर अंदर से लंदन का अप्रूवल चाहिए था। वो ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंसेस में तालियां ले रहे थे और घर में राशन की लाइनें लग रही थी। आजादी के बाद रिपब्लिक नहीं, परिवार शुरू हुआ। लोकतंत्र का अगला पेज, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर। नेहरू के बाद भारत को मिला रूल बाय सरनेम, एंड द बिगेस्ट आयरनी, वो सरनेम उनका खुद का भी नहीं था। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक झूठ पर आधारित थी। पटेल ने भारत को जोड़ा और नेहरू ने उस एकता को आइडियोलॉजी के नाम पर तोड़ दिया। उनके लिए मॉडर्निटी का मतलब था अपनी सभ्यता से दूर रहकर ग्लोबल लगना। जब हिस्ट्री लिखी गई, पटेल का योगदान फुटनोट बना और नेहरू का फोटो फ्रंट पेज। आज़ादी मिल गई पर सोच अब भी गुलाम रही। गोरे चले गए पर उनके छोड़े हुए ब्राउन साहिब सिस्टम में बस गए। 1950 के बाद नेहरूवियन एरा ने एक नई एलीट क्लास पैदा की, जो देश के मूल्यों से नहीं, वेस्टर्न अप्रूवल से जीती थी। उन्होंने ब्रिटिश स्ट्रक्चर को रखा, बस रंग बदला गया, यानी सिस्टम इंडियन हुआ, सोच अंग्रेजी ही रही। एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम पर कॉलोनियल सिलेबस रखा गया। टेक्स्ट बुक में मैकेलॉय और मार्क्स रहे,
चाणक्य और शंकर गायब, साइंस पढ़ाया गया बिना धर्म के और हिस्ट्री लिखी गई बिना सच के। रिजल्ट, स्टूडेंट थिंकर्स नहीं, क्लर्क्स बन गए। ब्यूरोक्रेसी में फाइल राज चलता रहा, पब्लिक सर्वेंट फिर रूलर बने और पॉलिसी सर्विस के लिए नहीं, प्रोसीजर के लिए बनी। मीडिया ने न्यूज़ नहीं, नैरेटिव बनाया। कल्चर और एकेडमिया ने अपनी सिविलाइजेशन को मिथोलॉजी बनाकर रखा। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि धर्म को प्राइवेट और आइडियोलॉजी को ऑफिशियल बना दिया गया। लॉ ब्रिटिश, इकोनॉमी सोवियत, एजुकेशन मैकेलॉय, सिर्फ पासपोर्ट भारतीय। जब भारत को भारत के नजरिए से चलना था, उसे वेस्ट ने टेम्पलेट से तोड़ दिया। पर अब ये गिल्ड टूट रहा है। नया भारत अंग्रेजी फिल्टर के बिना सोच रहा है। इंडिक रिनेसांस का अर्थ है सोच का स्वतंत्रता। ब्राउन साहिब की असली विरासत थी माइंड कोलोनाइजेशन, और आज भी भारत उसी माइंड को रिक्लेम कर रहा है। गलती ये थी, हमने सिस्टम चेंज किया, सोच नहीं। अब समय है सोच बदलने का। अंग्रेजी रहे तो रहे, बट भाषा रहकर, सोच नहीं। बरसों तक भारत को बताया गया कि प्रोग्रेस का मतलब है अपने अस्तित्व से दूर चले जाना। हमें कहा गया मॉडर्न बनो, पर असल में मतलब ये था कि अपने मूलों को भूल जाओ। धर्म वापस आ रहा है, मंदिर से नहीं, मन से। क्लासरूम से लेकर कोर्टरूम तक। पीपल आर क्वेश्चनिंग अगेन, हमारा मॉडल क्या था। भारत फिर से याद कर रहा है कि जस्टिस बिना धर्म के अधूरा है और साइंस बिना स्पिरिचुअल दृष्टि अंधी। धर्म रिलीजन नहीं, रिदम है। ये वही ताला है जो समाज को संतुलन में रखता है, जहां ड्यूटी और राइट्स दोनों में मेल होता है, जहां राजा न्याय करता है, व्यापारी ईमानदारी से कमाता है और समाज सेवा को पुण्य मानती है। ये था हमारी असली कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म का नियम। रिक्लेमिंग द इंडियन माइंड का मतलब है सोच को इम्पोर्टेड डेफिनेशन से मुक्त करना। जो विवेकानंद ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, वो अब राष्ट्र का मंत्र बन गया है। ये पुनर्जन्म है एक नई आत्मा का, जो ना ईस्ट की कॉपी है ना वेस्ट का वर्जन। ये भारत का अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। जब मन से गिल्ट निकलता है तब गर्व जन्म लेता है, और जब भारत अपनी सोच पर गर्व करेगा तभी ही दुनिया समझेगी कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हमारी आज़ादी सिर्फ भूमि की नहीं, विचार की भी होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर का ब्राउन साहिब मिलेगा अपनी आत्मा से, तब भारत फिर से भारत बन जाएगा। ये है नए भारत का युग, जो धर्म से चल रहा है और विश्वास का रास्ता दिखा रहा है। अंग्रेजी सोच का अध्याय बंद हो चुका है, अब शुरू हुआ है भारतीय सोच का पुनर्जन्म। बरसों तक हमने अंग्रेजी सोच के अंधेरों में अपना चेहरा खो दिया, पर अब वही भारत अपनी रोशनी पहचान रहा है। रावण साहिब का युग एक भ्रम था और धर्म का पुनर्जन्म उसका अंत है। अब ना हमें उनका अप्रूवल चाहिए, ना उनके आइडियाज। अब हमारे पास है अपना मार्ग, अपनी दृष्टि, अपना धर्म। ये अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा है, और ये है भारत नीति अधिकारी। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों, भारत का असली सच आपको यही मिलेगा।